जय हिंद मेरे दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार में। और बहुत ही खुशी की बात है कि आज आपके लिए बहुत ही दमदार सीरीज लेके आए हैं। और सबसे पहले बताइएगा, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया। कैसा तैयारी चल रहा है आप लोग का? CHSL के टारगेट है ना इस बार? बताइए। CHSL 2023 आपका लगभग 2 मंथ्स का टाइम बच रहा है प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए, यानी आप कह सकते हैं टीयर 1। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आज हम लोग, आज से आपके बीच हम जितना प्रीवियस ईयर सवाल है उसको हम डेली प्रैक्टिस सेट के रूप में आपके पास मॉक टेस्ट के रूप में रखेंगे। ठीक है, मैथ्स का आपका प्रैक्टिस चल रहा है, इंग्लिश का आपका इसी पे प्रैक्टिस चल रहा है, और रीजनिंग भी चल ही रहा है आपका। ठीक है ना, तो आप इससे बढ़िया फ़ायदा उठा सकते हैं। और मुश्किल से आप चाहें तो इसको पेन पेपर लेके, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटा का क्लास आपका चलेगा, जिसमें आपका पूरा पूरा, ठीक है ना, पूरा एक सेट आपका समाप्त कर देंगे हम। ठीक है, तो चलिए आज का धमाकेदार सीरीज के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे पेपर 1 रहने वाला है, प्रैक्टिस सेट 1। एक सेकेंड, प्रैक्टिस सेट 1 रहने वाला है आज का। ठीक है ना, तो पेपर पेन लेके बैठ जाइए धुआं मचाने के लिए। और आपका फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है इस पर, चाहे तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। जिनके पास अभी, जो विद्यार्थी वैसे भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स जो पूरा तरह से तैयारी नहीं किए होंगे, तो मॉक टेस्ट के साथ साथ आप, प्रैक्टिस के साथ साथ आप प्रॉफिट लॉस परसेंटेज या कुछ भी अपना जो फाउंडेशन चल रहा है क्लास, उसका भी फायदा उठा सकते हैं। रीजनिंग का चल रहा है, इंग्लिश का चल रहा है, जीके जीएस का चल रहा है। ठीक है ना, लेकिन आज मुख्य रूप से प्रैक्टिस सेट आज से आपका स्टार्ट हो गया है, चाहे जितना दिन एग्जाम तक चले। ठीक है ना, मेरा टारगेट यही रहेगा आपके बीच कि 50/50, 50/50 रहने वाला है। ठीक है ना, तो पेपर पेन लेके बैठ जाइए और प्रैक्टिस करने के लिए तैयार होइए मेरे साथ साथ। स्पीड में चलेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ फाउंडेशन कुछ नहीं है। जितना हो सके स्पीड में, जितना हो सके स्मार्ट अप्रोच, शॉर्ट ट्रिक के साथ एकदम निपटाने वाले सवाल को, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है मेरे भाई कि आप जितना अच्छा करिएगा, जितना अच्छा लिखिएगा वैसा नंबर मिलेगा। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, जो जितना जल्दी करेगा, 7 8 10 मिनट तक जितना जल्दी पेपर करेगा, उसका उतना ही बढ़िया रहने वाला है, ताकि आप टाइम बचा के जीके जिसके ऊपर दे सकते हैं। ठीक है, मैथ रीजनिंग से ही टाइम बचा सकते हैं। और खास करके मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 50/50 कर सकते हैं। ठीक है ना, कहीं से आपको एक नंबर जानने का जरूरत नहीं है, टोटल आप नंबर इस पर उठा सकते हैं। ठीक, तो चलिए चलते हैं हम लोग आज के सेशन के ऊपर और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सवाल के साथ। पेपर पेन लेके बैठ जाइएगा। आज का फर्स्ट सवाल है आपके बीच। अब प्रैक्टिस सेट है तो आपको पता होगा कि भाई साहब, टोटल जो है आपका मिक्स क्वेश्चन आने वाला है यहाँ पे। ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट है तो मिक्स क्वेश्चन आने वाला है। चलिए, आज सेशन का फर्स्ट सवाल है आपके बीच, बनाइएगा। 10 से 15 सेकंड के अंदर आप आंसर देने का कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। चलिए बताइए। चलिए देखिएगा, यहाँ पे सवाल है, एक नल एक खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि टंकी की तली का छिद्र भरी टंकी को 28 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एवं छिद्र को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में लिया गया समय कितना होगा? बताइए, टंकी को भरने में लिया गया समय कितना होगा मेरे भाई, बताइएगा। मिनट में आपका आंसर देना है। ध्यान दीजिएगा, एक कोई टंकी है, कोई नल भर रहा है उसको, ठीक है। उसके बाद उस नल, उस टंकी के छिद्र हो गया है, आप कह सकते हैं उसके तली में छिद्र हो गया है, जिसके कारण कुछ रिसाव हो रहा है। वो रिसाव जो है 28 मिनट में टंकी को खाली कर देता है। ठीक है ना, अगर दोनों एक साथ हम टंकी को, छिद्र को खोल देते हैं तो हमें टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, बस आपसे यही सवाल पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे देखा जाए, देखिए यहाँ पे देखिए, पहला जो है, मान लीजिए कि नल ए जो है हमारा, वो 20 मिनट में क्या कर रहा है मेरे भाई, भर रहा है। 20 मिनट में भर रहा है, प्लस कर दिए। ठीक है, दूसरा नल जो है मान लीजिए बी, वो कितना में खाली कर रहा है, 28 मिनट में खाली कर रहा है। खाली करने का मतलब माइनस सिंबल ले लिए। ठीक है ना, और ये भर रहा है तो प्लस सिंबल। चलिए 28 मिनट में खाली कर रहा है, बढ़िया। अब देखा जाए तो कोई नल, टंकी का कोई कैपेसिटी हमें मानना होगा कि भाई कितना कैपेसिटी है, कितना टंकी में अट सकता है। तो टंकी की कैपेसिटी तो यहाँ पे दिया नहीं है कि 1000 लीटर का है चाहे 2000 लीटर का है, वो हमें मानना होगा। ठीक है ना, क्या करना होगा, हमें मानना होगा। तो चलिए, सबसे पहले बात
कि ऐसा जब रहे सीरीज कि हमें टंकी का पता लगाना हो कि कितना हमारा टंकी की क्षमता हो, तो सिंपली दोनों का एलसीएम ले लीजिए। चलिए अब दोनों का एलसीएम बताइए, 28 और 20 का एलसीएम कितना होगा बताइए। 28 और 20 का एलसीएम देखा जाए तो कितना होगा बताइए। तो मेरे भाई 28 20 का एलसीएम मोटा मोटी मुझे लगता है कि 140 होगा। आप बताइए कितना होगा। 140 होना चाहिए एलसीएम। एलसीएम समझते हैं ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पे 140 हमको लगता है शायद इसका एलसीएम होगा। चलिए अब 140 एलसीएम आया, 140 हम लिख दिए। अब 140 जो लीटर आया यही हमारा क्या है, कैपेसिटी है किस चीज का, तो कैपेसिटी हमारा है टंकी का। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखा जाए कि जो ये नल है, पहला नल, वो 20 मिनट में 1 लीटर टंकी को भर रहा है मान के चलिए। ठीक है, ठीक है। अब 20 मिनट के रफ्तार से अगर 140 लीटर टंकी को भरेगा तो कितना लीटर के हिसाब से भरेगा बताइए, कितना लीटर के हिसाब से भरेगा। 20 मिनट में 140 लीटर भरना है, इसका रफ्तार कितना मिनट पर लीटर आने वाला है बता सकते हैं आप। कोई नल 20 मिनट में 140 लीटर भर रहा है तो उसका पर मिनट लीटर बताइए कितना नल होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो 7 मिनट पर लीटर। ठीक है, इफिशियंसी इसको कह सकते हैं या इसको कैपेसिटी भी कहा जा सकता है। ठीक है ना, 7 मिनट पर लीटर भरता है यहाँ पे। और दूसरा नल को देखा जाए तो 28 के रफ्तार से खाली कर रहा है तो कितना मिनट में, 5 मिनट पर लीटर। अब देखिए ये जो नल था वो 1 मिनट में 7 लीटर भर रहा है। ठीक है ना, और दूसरा जो नल है बी वो 5 मिनट में पर लीटर खाली कर रहा है। तो बताइए यहाँ पे कि 1 मिनट में कितना लीटर पानी टंकी में भरा रहा है बताइए। जो ए नल है उस 7 मिनट में 1 लीटर पानी भर रहा है, अब बी नल 5 मिनट में 1 लीटर पानी खाली कर रहा है। तो बताइए दोस्त कि यहाँ पे कितना लीटर पानी 1 मिनट में भर रहा है। तो बताइए 7 भर रहा है, 5 खाली हो रहा है 1 मिनट में, तो 2 लीटर भर रहा है। यानी कि पर मिनट जो है हमारा है 2 लीटर पर मिनट पानी भर रहा है। अब भरना कितना है टंकी को, 140 लीटर की टंकी है। तो 140 लीटर को टंकी है, अब कितना का रफ्तार से भर रहा है, तो 2 लीटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा 70 में कट रहा है, यानी कि 70 जो है क्या, 70 मिनट जो टाइम लगने वाला है हमारा टोटल टंकी को भरने में। ठीक है, 70 मिनट जो हमारा है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। बताइए क्लियर है। चलिए ये बहुत ही बढ़िया सवाल नल टंकी का था, सीएचएसएल एकदम ट्रेंडिंग सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं आपके बीच। अगला सवाल है, चलिए कीजिएगा यहाँ पे नेक्स्ट सवाल, सेकंड नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। बताइए सेकंड सवाल, पढ़िएगा सवाल को पहले। देखिए सवाल है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी एवं उसे 5% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदी होती एवं 170 रुपया अधिक में बेची होती तो उससे 20% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा बताइए। यहाँ पे बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का बहुत ही दमदार सवाल है। यहाँ पे जितना टफ किया जा सकता है लैंग्वेज से इस क्वेश्चन को टफ किया गया है, लेकिन आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 5 से 10 सेकंड में हर एक सवाल को करने का तरीका हम बताएंगे। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी एवं उसे 5% की हानि पर बेच दी है। ठीक है ना, यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदी होती एवं 170 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे कितना का लाभ होता, तो 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि लागत मूल्य हमसे पूछ रहा है वस्तु का। चलिए हमें लागत मूल्य पूछ रहा है, यानी कहने का मतलब लागत मूल्य हमें नहीं पता है। ठीक है ना, तो लागत मूल्य नहीं पता है तो हमें लागत मूल्य मानना होगा। चलिए अगर मान लिए कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो हमारा है, कॉस्ट प्राइस जो हमारा है 100 है। ठीक है, 100 है। आप कुछ भी मान सकते हैं, 1000 भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, 20 भी मान सकते हैं, लेकिन 100 हम इसलिए मानने के लिए बता रहे हैं कि किसी भी परसेंटेज का वैल्यू 100 पे निकालना आसान होता है। जैसे 100 का 20% पूछे आप 2 सेकंड बता सकते हैं कि 20 होगा, 50% पूछे 50 होगा, इसलिए यहाँ पे 100 माने हैं। चलिए सीपी 100 है, अब बोल रहा है चलिए उसे 5% की हानि पर बेच देता है। चलिए अब 100 को 5% हानि पर बेचिए तो कितना बेचेगा, 5% का लॉस हो रहा है। अब 100 का 5% कितना होता है, 5 होता है। अब 5 के नुकसान पे बेचेगा तो कितना बेचेगा बताइए,
95 में बेचेगा। ठीक है, 95 बेच रहा है यहाँ पे। चलिए 95 बेचा है यहाँ पे, मान लीजिए कि एसपी 1 है। ठीक है ना, एसपी 1 है। दूसरा लाइन देखिए, यदि उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदी होती। देखिए सबसे पहला बात कि जब सीपी हम 100 माने तो उसको 5% हानि पे बेचा। अब बोल रहा है कि इसी वस्तु को अगर हम 10% कम मूल्य पर क्या करते, खरीदे होते। चलिए 100 में ना खरीद करके 10% कम पर खरीदने की बात कर रहा है, तो 10% कम यानी कि 10 घटा देंगे हम तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पे ये हमारा सीपी 2 आ गया, यहाँ सीपी 1 था, सीपी 2 आ गया। बढ़िया, दो लाइन को निपटा लिए। 5% की हानि पर 95 बेचेगा, उसी वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा यानी कि 90 में खरीदा होगा। अब बोल रहा है कि एवं 170 रुपया अधिक में बेची होती तो उसे 20% का लाभ होता। ठीक, अब 170 रुपये जो यहाँ लाइन है इसको थोड़ा सा स्किप कर दीजिए और यहाँ से पढ़िए, इसको स्किप कर यहाँ से पढ़िए, उसे 20% का लाभ होता। चलिए जब इसको 10% कम पर खरीदा होता तो 20% का लाभ होता। अब बताइए 90 को 20% लाभ पर बेचिए, कितना बेचेंगे, क्योंकि सीपी 2 है तो 20% कितना होता है, 90 का 20% बताइए कितना होगा, 9 दूना के सीधा 18, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा तो 18 जो हमारा है लाभ पर बेच रहा है, 18 के लाभ पर बेच रहा है तो बताइए कितना बेचेगा, 90 और 18 108, 108 है बेचेगा। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, एसपी 2 मान लीजिए, एसपी 2 कोई सामान था उसको पहले 95 में बेचता था, अब 108 में कुल मिला के बेच रहा है। यहाँ तक बात हमारा क्लियर आया। वही बोल रहा है कि जब 95 बेचते थे अब 108 में बेच रहे हैं तो पहले से 170 रुपया अधिक में बेच रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले 95 बेचता था, अब कितना में बेच रहा है, 108 में बेच रहा है, तो कितना अधिक के बेच रहा है बताइए, 95 500, अब 8 5 13, ठीक है ना, 95 500, 5 इधर हो गया 8 यहाँ, यानी कि 13 रुपया अधिक पे बेच रहा है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि 13 रुपया अधिक पर नहीं बेच रहा है, 170 रुपया अधिक के बेच रहा है। ठीक है ना, 13 9 करके 170 रुपया अधिक के बेच रहा है, यानी कि 13 का मान 170 है, हमसे पूछ रहा है कितना का, सीपी का मान यानी कि 100 का मान हमसे पूछ रहा है, बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे काटिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। चलिए कटेगा यहाँ पे वैल्यू, देखिए यहाँ पे काट के देते हैं, यहाँ पे 1700 बट्टा 13 आएगा। ठीक है, 1700 बट्टा 13, बीस % का लाभ 90 का 18 हुआ है पे, 90 10 100 यहाँ पे अगर किया जाए तो 10% का कुछ हमको फोल्ड लग रहा है 13 व 17 से। ठीक है, 13 13 169। देखिए यहाँ पे डाटा कुछ हमको गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे होना चाहिए आपको 169 होना चाहिए। ठीक है ना, एक मिनट देखिएगा, एक 169 होना चाहिए यहाँ पे डाटा। चलिए यहाँ पे 169 कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, 169। हाँ ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 13 में अधिक बेच रहा है, यहाँ पे 169 में अधिक बेच रहा है, यानी कि जो हमारा 13 जो है कितना का मान है, 169 का मान है। 13 जो है कितना का मान है, 169 का मान है। अगर आप काटिएगा इसको तो 13 बार में कटेगा और 13 में 100 से गुना कितना आ जाएगा, 1300 आ जाएगा। 13 में 100 से गुना 1300, 1300, यही जो आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C4 चेन्नई आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, डाटा मिस हो यहाँ पे है 10% कम मूल्य पर। देखिए 5% की हानि पहले बेचेगा तो 5% का हानि बेच रहा है, 95 बेच रहा है। यदि उसने 10 वस्तु 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, 10% कम पर खरीदे 90 में खरीदे
तो उसे 169 रुपये अधिक की बेचता है जब 20% का लाभ होता है। चलिए 20% का लाभ करते हैं तो 90 का 20% 18 होता है, 18 के लाभ यानी कि 108 में बेच रहे हैं। पहले सामान को बेच रहे थे 95 में, अब बेच रहे हैं 108 में, कहीं ना कहीं कितना ज़्यादा बेच रहे हैं तो 13 रुपया ज़्यादा बेच रहे हैं। ठीक है, 13 रुपये ज़्यादा बेच रहे हैं, सवाल में करें 169, 169 जो है 13 का मान है, हमसे 100 का मान पूछ रहा है, क्योंकि सीपी हमारा 100 है, गुना कर दिए 1300, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, चलिए बनाइएगा यहाँ पे, ये भी बढ़िया सवाल है। ठीक है, यहाँ पे पढ़िएगा सवाल को। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है, परंतु एक खुदरा विक्रेता इसे 40% की छूट पर खरीदता है एवं उसे रुपया 900 में बेचता है। खुदरा विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बढ़िया सवाल है, बताइए। देखिए यहाँ पे एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 900 है। चलिए 900 है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, मार्क प्राइस हमारा कितना है, 900 है। उसके बाद आगे देखिए कि डिस्काउंट परसेंट कितना है हमारा, 40% है। डिस्काउंट परसेंट जो है हमारा 40% है। उसके बाद देखा जाए एवं उससे 900 रुपये में बेच देते हैं, यानी कि एसपी का बात कर रहा है हमारा, एसपी कितना आ गया हमारा, एसपी 900 रुपया है। चलिए अब पूछ रहा है खुदरा विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। खुदरा विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए 900 रुपये अंकित मूल्य है, यहाँ शॉर्ट तरीका देखिए, अगर 900 रुपये अंकित मूल्य है, एमपी अपने आप में 100% होता है, ठीक है ना। अब बेच रहा है उसको कितना में, 40% की क्या है, 40% की हानि पर बेच रहा है, डिस्काउंट बेच रहा है। यानी कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, 40% का डिस्काउंट दे रहा है तो कितना बेच रहा है, 60 में बेच रहा है, यानी कि 60% का मान हमसे टोटल बच रहा है। यहाँ पे 60% पर बेच रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे काटते हैं अगर तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 9 छक 54, 540, 540 जो हमारा है एसपी आ गया। ठीक है ना, 540 रुपया हमारा है एसपी आ गया। अब वो जो व्यापारी था उसके लिए ये क्या आ गया, व्यापारी के लिए सीपी आ गया। व्यापारी के लिए क्या आ गया हमारा, सीपी आ गया 540 रुपया। जो खुदरा विक्रेता था, ये मेन जो था, मेन जो बेचने वाला था उसके लिए क्या था, एसपी था, लेकिन जो खुदरा विक्रेता था उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। अब ये जो है वो बेच रहा है कितना में, खुदरा विक्रेता ग्राहक को कितना बेच रहा है बताइए। खुदरा विक्रेता जो है 40% की छूट पे बेच रहा है, कितना में, 900 में बेच रहा है, 900 में बेच रहा है। तो बताइए कितना का डिस्काउंट दे रहा है, 500 कितना का प्रॉफिट कमा रहा है बताइए। 540 का सामान 900 में बेच रहा है, 540 का सामान 900 में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जाए तो 360 का प्रॉफिट, ठीक है ना, 360 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। अब 360 रुपए का प्रॉफिट कितना पे कमा रहा है, 540 पे कमा रहा है। अब परसेंट के लिए 100 से हम गुना कर देंगे। ठीक है, अब काटिए, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं ना हम, काटिए, एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो कटने वाला है। चलिए इसको रोक दीजिए, यहाँ पे यहाँ काटिए, 18 दूना के 36, 18 तिया 54, 2/3, 2/3 गुने 100। अब बताइए यहाँ पे 100 को छोड़ दीजिए, 2/3 को देखिए, 1/3 हमारा 33 से 1/3% होता है, तो 2/3 कितना हो जाएगा, उसका दोगुना वैल्यू, यानी कि 66 से 2/3%, 66 से 2/3%, यही जो आपका है प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका। बात समझे, बताइए। ये जो दुकानदार के लिए हमारा एसपी आ गया, हमसे पूछा है किसका मान, कि आप बताइए कि खुदरा विक्रेता के लिए सीपी हो गया। अगर आप हमें बेचें कोई चीज तो आपके लिए एसपी हो गया, लेकिन हम खरीदे तो हमारे लिए सीपी हो गया। अब हम खुदरा ग्राहक को बेच सकते हैं, तो वही बेच रहा है कि हम बेच रहे हैं कितना में, 900 में बेच रहे हैं, तो 360 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं। 360 का प्रॉफिट 540 पे, अब 100% के लिए 100 से गुना कर दिए, 66 से 2/3% होता है, 2/3 का फ्रैक्शन का वैल्यू। अब जिनको नहीं पता है कि 2/3 66 से 2/3% होता है, तो परसेंट का आप क्लास देख सकते हो वहाँ पे जाके, मैथ्स की क्लास में डाला गया है, आप परसेंट की क्लास वहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते बाबू, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट है, ठीक है ना। यहाँ पे जो स्टूडेंट यहाँ पे जो सिलेबस पूरा किए होंगे उन्हीं के लिए यहाँ पे है प्रैक्टिस सेट, अन्यथा नया स्टूडेंट के लिए सिर्फ देख ही सकते हैं क्लास। ठीक है, न्यू स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप जाके आराम से फाउंडेशन पहले पढ़िए, ठीक है ना, उसके बाद टारगेट पढ़िए। ये टारगेट चल रहा है, समझ में आ गया। यहाँ पे क्या निकाले हम, एसपी निकाले। एसपी निकालने का तरीका है एमपी बटा 100 गुने 100 माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, यानी कहने का मतलब डिस्काउंट कितना बेच रहे हैं,
40 की डिस्काउंट बेच रहे हैं, यानी कि 60 में बेच रहे हैं। 900 जो है एमपी मार्क प्राइस अपने आप में 100% का मान होता है, 60% का मान निकाले हमारा 540 आ गया। यही खुदरा विक्रेता के लिए सीपी हो गया। अब बेच रहा है 900 में, प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट बहुत सारा सवाल है तो थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बोट एंड स्ट्रीम का बहुत ही मस्त सवाल है। यही एगो प्रैक्टिस सेट से आपको फायदा है कि आपका हर एक चैप्टर एक ही सेट में लगाया कि हमारा कवर हो गया है ना। रिवाइज के तौर पे बहुत मजा आता है प्रैक्टिस सेट करने में। बताइए आंसर बताइए कितना होगा। चलिए देखिए यहाँ पे सवाल है, एक जहाज की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर पर घंटा है एवं धारा की चाल है 2 किलोमीटर पर घंटा। रोहन उस जहाज से 21 किलोमीटर की दूरी जाता है एवं पुनः प्रस्थान बिंदु पर लौट जाता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय क्या होगा। बताइए, ये बोट स्ट्रीम का है, अपर स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पढ़े होंगे आप लोग। बताइए। चलिए सवाल देखिए, अगर जहाज में शांत जल की चाल देखा जाए तो कितना है 5 किलोमीटर। हम मान लिए कि जहाज रहे चाहे नाव रहे उसको हम एक्स मान लेते हैं, यानी कि एक्स जो है क्या है, एक्स किलोमीटर हमारा है। जहाज की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा, 5 किलोमीटर पर घंटा। अब हम धारा को वाई से डिनोट कर लेते हैं तो वाई का मान हमारा कितना है, तो 2 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ तक दिक्कत है किसी को। बताइए, यहाँ तक दिक्कत है तो बता सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाव की चाल को हम एक्स मान लिए हैं, एक्स बराबर हमारा 5 किलोमीटर पर घंटा है। एक्स मानने से वहां पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, इसको हम बनाते वक्त इन्वॉल्व नहीं करेंगे, टेंशन मत लीजिए। वाई का मान हमारा 2 किलोमीटर पर घंटा है, 2 किलोमीटर पर घंटा लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए कि कभी भी जब नाव हो चाहे जहाज हो, जब धारा की दिशा में चलता है, जब धारा की दिशा में चले तो दोनों का दूरी जो है जुट जाता है। क्योंकि देखिए एक नाव चल रहा है उसी दिशा में और धारा भी उसी दिशा में चल रहा है, तो दोनों का जो स्पीड है वो एक साथ एक दिशा में काम कर रहा है, यानी कि रफ्तार एक साइड भागेगा। और जैसे हम बात करें कि अप स्ट्रीम मैंने कहने का मतलब धारा के विपरीत दिशा में, तो इधर से अगर 5 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे हैं तो धारा उधर से काम करेगा, यानी कि विरोध करेगा। तो जब विरोध करेगा तो स्पीड जो है यहाँ पे सापेक्ष चाल नहीं लगेगा, यहाँ पे अब असपेक्षित चाल लग जाएगा। यहाँ पे यानी कहने का मतलब कि विपरीत लग रहा है तो चाल घट जाएगा। बात समझ रहे हैं। बताइए, सापेक्ष चाल कब लगेगा, जब धारा की दिशा में जाएगा, और जब धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो वहां पे सापेक्ष चाल नहीं लगेगा, वहां पे दूरी जो है स्पीड जो है कम जाएगा। बात समझे। चलिए यहाँ पे अगर देखा जाए कि धारा के साथ दिशा तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। और धारा के विपरीत दिशा में पूछा जाए तो एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अब 7 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है मान लिए, और उधर से 2 किलोमीटर की रफ्तार से धारा आ रहा है, इधर से नाव जा रहा है 7 किलोमीटर से, तो कहीं ना कहीं 2 किलोमीटर की रफ्तार जो है धारा की वो नाव के दिशा में चल रही है, तो कम कर देगा, उसका स्पीड को कम कर देगा ऑटोमेटिक। लेकिन जिस दिशा में धारा है उसी दिशा में अगर नाव को ले चले हम, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उसको धारा भी जो है उसका स्पीड में इंक्रीज ला देगा, यानी कि उसी दिशा में उसको और बढ़ा देगा आगे में। समझ रहे बात। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई कितना हो गया, 5 × 7 किलोमीटर पर घंटा, और x माइनस वाई कहा जाए तो 3 किलोमीटर पर घंटा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, तो धारा की दिशा में है, अब यहाँ धारा के विपरीत दिशा में है, ठीक है ना। धारा की दिशा में, यहाँ धारा के विपरीत दिशा में x माइनस वाई, समझिएगा। अब धारा की दिशा में जा रहा है तो 7 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार है, और जैसे ही धारा की विपरीत दिशा में आया तो 3 किलोमीटर पर रफ्तार हो गया। अब आगे चलेंगे हम लोग। सवाल बोल रहा है कि जब उस जहाज से 21 किलोमीटर रोहन दूरी तय करता है, चलिए 21 किलोमीटर दूरी तय करता है और पुनः प्रस्थान बिंदु पा रहा है, यानी कि 21 किलोमीटर जा रहा है और 21 किलोमीटर आ रहा है, तो टोटल टाइम पूछ रहा है कितना लगता है। पहला बार अगर देखते हैं कि जा रहा है 21 किलोमीटर की दूरी, तो आप बताइए 21 किलोमीटर की दूरी अगर धारा की दिशा में जा रहा है तो बताइए कितना उसका गति है। तो 21 किलोमीटर की जो दूरी हमारा है, ओह, एक सेकेंड रुकिएगा। 21 किलोमीटर की दूरी को
धारा की दिशा में कितना के रफ्तार से, 7 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से। चलिए अब प्लस पुनः प्रस्थान कर रहा है, तो जितना दूरी जा रहा है उतने दूरी पड़ेगा उसको आते वक्त भी। अब मान लिया कि आप गए यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी, अब बोले कि फिर हम वहां से यहाँ आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है फिर, तो यानी कि 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर उसको आना पड़ेगा। अब इसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं लाया कि सर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का उसमें यूज किया होगा, तो विस्थापन का यूज किया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिजिक्स नहीं है, आपको उसी दिशा में, जिस दिशा में गए हैं उसी दिशा से उसी रूट से आना है, तो कहीं ना कहीं सेम दूरी तय कीजिएगा आप, ठीक है। तो 10 किलोमीटर की दूरी, अब 21 किलोमीटर की दूरी कितना का रफ्तार से, धारा के विपरीत 3 किलोमीटर का रफ्तार से। अब तो आप इसको जोड़ सकते हैं आराम से, ठीक है। जोड़ना बिल्कुल लेकिन की तरह नहीं है, आराम से जोड़िए, सीधा तिरछा तिरछी गुना कीजिए, नीचे आ जाएगा 21। अब यहाँ पे 21 63, अब प्लस 21 सत्ते 7 एकम 7, 7 गुना के 14, ठीक है ना। अब यहाँ पे जोड़ दीजिए, 7 3 10 की 0 हाथ में 1 और 14 6 20, 21 बट्टा 21, ठीक है, क्लियर है। अब काट दीजिए, कितना बार कटेगा, 10 बार में, यानी कि 10 घंटा जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। बताइए क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, आगे चले, बढ़िया। चलिए अब यहाँ पे एलसीएम तेलसीएम लेके बच्चों वाला कहानी नहीं कीजिए मेरे भाई, यहाँ पे डायरेक्ट तिरछा तिरछी गुना कीजिए, नीचे गुना कीजिए 21 आया, तिरछा तिरछी गुना कीजिए इतना आया, तो 10 बटा 21 यानी कि 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए मेरे भाई, थोड़ा प्रैक्टिस सेट है, थोड़ा स्पीड बनाए रखिएगा, आप लोग भी सवाल देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए, धुआंधार प्रैक्टिस चलने वाला है यहाँ पे, ठीक है, डेली चलने वाला प्रैक्टिस, ध्यान रखिएगा बढ़िया से, ठीक है। अपने यहाँ पे पढ़िए सवाल को, एक नाव की शांत जल में चाल 9 किलोमीटर पर घंटा है एवं धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है, इसके अनुप्रवाह एवं ऊर्ध्व प्रवाह के चाल का अंतर बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल, यानी बस कुछ नहीं है, 2 लाइन का सवाल है, सिर्फ लैंग्वेज को घुमाया गया है, ठीक है ना। देखिए शांत जल में नाव की चाल कितना है, 9 किलोमीटर पर घंटा, और धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा। चलिए आराम से देख लीजिए, यहाँ पे आपको पता है, भी पता है, एक्स मान लीजिए नाव की चाल कितना है, 9 किलोमीटर पर घंटा, और दूसरा धारा के चाल को वाई मान लीजिए कितना है आपका 3 किलोमीटर पर घंटा। बताइए यहाँ तक दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखा जाए अगर यहाँ पे, तो इसके अनुप्रवाह, अनुप्रवाह कहने का मतलब जिस दिशा में धारा है उसी दिशा में चल रहा है, तो अनुप्रवाह अगर चले, धारा की दिशा में चले, तो एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, 9 और 3 12 किलोमीटर पर घंटा। और धारा के विपरीत दिशा में चले कि एक्स माइनस वाई चले, तो कितना आ जाएगा, 9 में 3 6 किलोमीटर पर घंटा। अब यही पूछ रहा है कि धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में चाल का अंतर बताइए। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर पर घंटा और धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर पर घंटा, इसका डिफरेंस बताइए कितना हो जाएगा, तो 6 किलोमीटर पर घंटा जो है इसका डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि 6 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है मेरे भाई, बताइए कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्त यार को चाहने के पास शेयर कीजिए, कम से कम उन लोग के भी अपना CHSL का टारगेट रहे, साथ में लेके चलिए मेरे भाई, ठीक है ना। मजा आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अब अगर चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर, अगला सवाल है, चलिए बताइएगा यहाँ पे, चलिए चला जाएगा, पढ़िए सवाल को, बढ़िया सवाल है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत अधिकतम संभव लंबाई का वर्ग खींचा जाता है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए कोई अगर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है, उसके अंदर हमको क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है, यानी वर्ग बनाना है, तो अधिकतम कितनी लंबाई तक वर्ग बनाया जा सकता है। चलिए रफ फिगर ऐसे देख लेते हैं हम लोग, ये मान लीजिए वृत्त है, ठीक है ना, मानना क्या है, वृत्त ही है, वृत्त है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक वर्ग बनाना है। चलिए एक वर्ग हार्डली कितना बड़ा बन सकता है, देख लेते हैं, यहां से यहां यही ना बन सकता है, ठीक है। अब वही बोल रहा है हमसे कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, अब त्रिज्या कहां से खींचा जाता है, यहां से बीच से, ठीक है, त्रिज्या यहां से खींचते हैं अगर,
किसी भी कॉर्नर पे खींचिए, ये नहीं कि यहाँ खींच दीजिएगा यहाँ खींच दीजिएगा। अगर वृत्त अंतर्गत कह रहा था किसी भी कॉर्नर पे खींचिए, डायगोनल पे खींचिए। अगर यहाँ बात करते हैं यहाँ तक, तो यहाँ वृत्त आ रहा है, ठीक है ना, जिसकी लंबाई कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर है ना, 12 सेंटीमीटर। ठीक, कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। ओहो, एक सेकेंड, चलिए ऐसे ही रहेगा ये, ठीक है। अब 12 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए, अगर हम इस डायगोनल इस वृत्त के त्रिज्या को व्यास के रूप में बदलना चाहते हैं, ठीक है ना, व्यास के रूप में बदल दें, तो यहाँ से यहाँ चल जाएगा, तो यहाँ से यहाँ चल जाएगा। तो बताइए, ये वृत्त का व्यास तो बन ही गया, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो वर्ग क्या बन गया, विकर्ण बन गया। वर्ग का विकर्ण बन गया, यहाँ भी 12 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण इन आएगा। बताइए, वृत्त का व्यास, जो व्यास यहाँ से वहां तक, ठीक है ना, वो क्या हो गया हमारा, वर्ग का विकर्ण आ गया, ठीक है। अब वृत्त का व्यास कितना है, वृत्त का त्रिज्या हमारा 12 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का विकर्ण कितना होगा, 12 गुने 2, क्योंकि 2 बार 12 12 होगा। त्रिज्या के दोगुना व्यास होता है, तो 12 का दोगुना कितना हो गया, 24। अब 24 सेंटीमीटर हमारा कुछ आ गया, वर्ग का विकर्ण आ गया। 24 सेंटीमीटर हमारा वर्ग का विकर्ण आ गया। यहाँ तक दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। अब पूछ रहा है वही कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करे। और वर्ग का क्षेत्र बताइए क्या होता है, स्क्वायर का क्षेत्र बताइए क्या होता है। स्क्वायर का एरिया सभी को पता होगा कि भुजा के स्क्वायर होता है, इससे ज्यादा किसी को नहीं पता होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। अगर आप पढ़े होंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के रूप में क्या होता है बताइए, 1/2 गुने विकर्ण के स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर होता है, डायगोनल का स्क्वायर होता है, पता है। चलिए, नहीं भी पता है तो लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे वर्ग का निकालें, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं। देखिए, पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए यहाँ पे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बोले कि 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर। अब बताइए विकर्ण कितना आया है हमारा, तो सर विकर्ण हमारा आया है 24 सेंटीमीटर, तो 1/2 गुने 24 का स्क्वायर, यानी कि 24 गुने 24, काटेंगे 2 बार में 12 से कटेगा। अब 12 में 24 से गुना कीजिए, कितना होगा, बढ़ चुका 48 की 8, हाथ में आया 4, कैरी कितना गया, 4 आ गया, 12 दूना का 24 तो 4 28, यानी कि 288, क्या 288 सेंटीमीटर, नहीं 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर की बात कर रहा है। यानी कि 288 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, चलिए बढ़िया है, आगे चले नेक्स्ट। ये आपके बीच एवरेज का सवाल बहुत बढ़िया, बताइएगा। देखिए यहाँ पे 6 संख्याओं का औसत 11.2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 से गुना किया जाए तो परिणामी संख्याओं का नया औसत क्या होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर देखते हैं कि 2 4 6, 2 4 6 का हम आपसे पूछे कि बताइए यहाँ पे इसका एवरेज कितना होगा, तो आप सिंपली बोलिएगा सर इधर से घटाइए इधर से घटाइए, आपका 4 जो है करेक्ट आंसर एवरेज हो जाएगा, एवरेज जो है 4 हो जाएगा। अब इसी संख्या को हम कहें कि 2 गुना करके बताइए, 2 गुना करते हैं तो 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 6 दुना के 12। अब पूछे क्या बताइए कितना होगा एवरेज, तो 8 होगा एवरेज, कितना होगा एवरेज 8 होगा। देखिए पहले एवरेज 4 था, अब एवरेज 8 है, यानी कितना गुना, 2 गुना। तो क्या समझे यहाँ से आप बताइए कि कभी भी संख्याओं को दोगुना कीजिएगा तो औसत भी दोगुना होगा, ठीक है। अगर संख्याओं को 2 से बढ़ाइएगा तो औसत भी 2 से बढ़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत बताइए। दोगुना किए तेगुना करते वैल्यू तो उतने तेगुना हो जाता है एवरेज। तो कहने का मतलब है कि संख्या के एक तरह से कहिए तो रेशनल माना जाता है इसको, एवरेज को, ठीक है ना, समानुपाती हो गया क्या एवरेज का।
क्लियर है? यानी कि जितना गुना आप बढ़ाइएगा संख्याओं को, उतना गुना संख्या के आंकड़ों को जितना गुना बढ़ाइएगा आप, उतना गुना एवरेज पे असर पड़ने वाला है। तो सिंपली यहाँ पे देखिए 2 लाइन का सवाल था, कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत पहले कितना था? 11.2 था। 11.2 था। यदि प्रत्येक संख्या में 3 से गुना किया जाए तो परिणामी संख्याओं का नया औसत क्या होगा? हर एक संख्या में 3 से गुना करते हैं तो परिणामी संख्या का अनुपात क्या होगा? बताइए, अभी बताएं कि संख्या में 3 से गुना होगा तो एवरेज में भी 3 से गुना होगा। डायरेक्ट समझिए, 2 लाइन का सवाल है, जितना लेंदे बनेगा सवाल को उतने लेंदे बनेगा। संख्याओं में 3 से गुना करने की जगह आप सीधे क्या कर सकते हैं? एवरेज में 3 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले एवरेज कितना था? 11.2। अब 3 से हर एक में क्या हो रहा है? 3 से गुना कर रहा है, यहाँ पे 3 से गुना कर दीजिए। 3 से गुना कीजिएगा तो 11 3 33 और 3 दूना के 6, यानी कि 33.6 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। क्लियर? नेक्स्ट आगे चले, बताइए। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके बीच। एसआई का सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही दमदार सवाल, पढ़िए सवाल को, चलिए बताइए। देखिए, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्षों में 756 रुपया एवं 3.5 वर्षों में 873 रुपया हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर बताइए कितना होगा? बढ़िया सवाल है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सवाल को छोटा कर लेते, ठीक है ना, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए मेरे भाई, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्षों में 756 हो रहा है। अब ऐसा सवाल करने का सबसे शानदार तरीका क्या है कि सिंपल, देखिए यहाँ पे कोई धनराशि होगा, हमको नहीं पता, मान लिया कि पी धनराशि होगा, ठीक है। अब जो पी धनराशि है वो 2 वर्षों में कितना हो रहा है? 756 रुपया। चलिए इसको 2 वर्षों में कितना हो रहा है? 756, ठीक है, 756 हो रहा है। कितना वर्षों में? 2 वर्षों में। यहाँ पे लिख लीजिए 2 ईयर्स। बढ़िया। अब वही धनराशि 3.5 वर्षों में 873 रुपया हो जाती है। यही धनराशि 3.5 वर्षों में कितना हो रहा है? 873 रुपया। मतलब यहाँ तक दिक्कत है किसी को? कितना? 3.5 वर्षों में, 3 से 1/2 ईयर्स। बढ़िया, आगे चलें। चलिए अब यहाँ पे अगर देखा जाए, देखिए यहाँ से यहाँ 2 साल, यहाँ से यहाँ 3.5 साल, अगर यहाँ से यहाँ तक बात करें तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ से यहाँ हमारा 2 साल, यहाँ 3.5 साल, यहाँ 1.5 साल। दिक्कत है? बताइए। टोटल दूरी मान ले कि यहाँ से यहाँ 3.5 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर है, तो बाकी बीच में यहाँ से यहाँ दूरी कितना होगा? तो 1.5 किलोमीटर। तभी तो दोनों जोड़ के 3.5 किलोमीटर होगा ना मेरे भाई। ये तो समझते होंगे, CHSL का स्टूडेंट है, बताइए एसएससी का। तो पहले देखिए 756 जो था, 756, अब कितना हो गया? 873। अब मान लीजिए कि यही 756 जो है 873 होने में कितना रुपया इसमें सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है? बताइए। यहाँ इसके लिए क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया, यहाँ इसके लिए एनएम हो गया, यानी कह सकते हैं क्या बोलते हैं, अमाउंट हो गया, ठीक है ना, पर एनम अमाउंट हो गया। अब 756 रुपया 873 रुपया हो गया। बताइए यहाँ से कितना इसका एसआई है? घटाइए, इसमें से 13 में से 6 हो गया, 7 आ गया आपका, और 7 यानी कि 6 में से 5 गया 1, 17 और होगा, घटा लीजिए, आराम से घटा लीजिए मेरे भाई। 873 और 756, यही ना था? 756 873, 13 में 6 हो गया 7, यहाँ पे 6 बच गया, अब 6 में से 5 गया 1, अब 117, 117, ठीक है, 117 रुपया। अब 117 जो आया हमारा, यहाँ के सिंपल इंटरेस्ट आ गया, यहाँ तक कितना आ गया एसआई? 117 रुपया। अब 117 रुपया कितना वर्ष के लिए है? बताइए। 1.5 वर्षों के लिए, 1.5 वर्षों के लिए 117 रुपया है, तो हम 1 वर्षों के लिए बताइए कितना होगा यहाँ पे? 1.5 वर्षों के लिए 117 रुपया, 1.5 वर्ष करने का मतलब 3/2 साल के लिए कितना आ रहा है? 117 रुपया। हम पूछे कि 1 वर्ष के लिए बताइए, तो 1 वर्ष के निकालने के लिए क्या करेंगे? भागा देंगे 117/3 गुने 2। अब 3 से काटे इसको, 3 तिया 9 और 9 27, यानी कि कितना बार में? 29 बार में।
39 बार में 3 तिहाई 9 और 9 तिहाई 27, 39 बार में, और 39 में 2 से गुना 78, ठीक है ना, 78 आ गया। एक साल के लिए कितना आ गया मेरे भाई, 78 आ गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 78 आ गया। अब यहाँ से यहाँ कितना है, 2 साल के लिए है। अब 2 साल के इंटरेस्ट बताइए कितना हो गया, 78 रुपया। क्लियर है यहाँ पे बताइए, एक साल के लिए कितना आया, 78 रुपया, तो 2 साल के लिए कितना है, 78 गुने 2, 78 गुने 2 आएगा यहाँ पे। दिक्कत है, 3.5 साल के लिए हमारा 170 रुपया आया, तो एक साल के लिए कितना आ गया, 78 रुपया, ठीक है ना। एक साल के लिए 78 आया, तो 2 साल के लिए 78 दुना के 16, 7 दुना के 14, 156 रुपया हमारा आ रहा है यहाँ पे, 156 रुपया आ रहा है, ठीक। 1.5 साल के लिए 117, एक साल के लिए 78 और 2 साल के लिए 156। अब जो यहाँ पे हमारा ये क्या आ गया, अब इस राशि के लिए ये क्या है, प्रिंसिपल है, तो इस राशि के लिए क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अब किसी भी अमाउंट का एसआई कितना है, अमाउंट प्लस अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, एसआई होता है। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, अमाउंट होता है। तो बताइए 756 रुपया जो है, इसमें से 78 रुपया हम क्या करेंगे, हटा देंगे। 78 घटाते हैं तो 16 में से 8 गया, कितना आ गया, 156 है ना यहाँ पे, सॉरी 156 है, ध्यान दीजिएगा। अमाउंट बराबर क्या होता है बताइए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 156 यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ मिटा देते हैं। यहाँ कितना आ गया एसआई, एसआई हमारे यहाँ कितना आ गया, 156, ठीक। यहाँ पे कैसे निकाले आपको पता चल गया। देखिए अब अमाउंट बराबर होता है, अमाउंट बराबर हमारा प्रिंसिपल प्लस एसआई। अब प्रिंसिपल निकालना हो तो क्या कीजिएगा, अमाउंट माइनस क्या, सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है 756, और 756 में से सिंपल इंटरेस्ट घटाइए 156, तो कितना आ जाएगा, 0 0 7 में से गया 6, यानी कि 600। प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, 600 आ गया। चलिए अब प्रिंसिपल निकल गया हमारा, अब बात क्लियर है, अब निकल जाएगा यहाँ पे। अब प्रिंसिपल है तो बताइए, रेट पूछ रहा है, तो रेट कितना होगा बताइए। अब रेट निकालिए, सीधा रेट निकालने का तरीका है, रेट परसेंट बराबर एसआई गुने 100 बटा पी गुने टी, ठीक है ना, पी गुने टी। अब एसआई कितना है हमारा पे, सिंपल इंटरेस्ट बताइए कितना है, देखा जाए यहाँ पे सिंपल 156, कितना है 156, तो 156 गुने 100 बटा प्रिंसिपल कितना है 600, 600 और गुने टाइम कितना है 2 इयर्स, ठीक है ना, 2 इयर्स है यहाँ पे, देख लीजिए 2 इयर्स, ठीक। अब इसको काट दीजिए, 6 बार में कटेगा यहाँ से 6, अगर 2 बार में इसको काटते हैं तो 7 दूना का 14, 8 दूना का 16, ठीक है ना। एक सेकेंड यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा प्रीव्यू। देखिए एसआई कितना है 156, 100 बटा प्रिंसिपल 600 अगुने टाइम जो है हमारा 2 साल, ठीक है। काटिए यहाँ पे, अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 से काटेंगे इसको तो 6 दूना के 12 और 6 छक 36, ठीक है ना, और 2 से काटिए 26 को कितना बार में, 13 बार में, यानी कि 13% रेट जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C4 चेन इज द राइट आंसर। क्लियर है बताइए, दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 2 साल के लिए दिया हुआ था 756 रुपया, वही धनराशि 3.5 साल में 873 रुपया हो रहा था, यानी कि यहाँ देखा जाए तो 1.5 साल में कितना दे रहा है हमारा एसआई, 117 रुपया दे रहा है एसआई, 117 रुपया। 1.5 साल के लिए 117, तो साल भर के लिए निकाले तो कितना हमारा आ गया 78 रुपया। अब 2 साल के लिए 156 आ गया। अब हमारा पता है कि अमाउंट क्या होता है, तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। अब यहाँ पे अगर एसआई निकाले तो हमारा कितना आ गया, अब प्रिंसिपल निकाले तो 600 आ गया। अब रेट परसेंट बराबर होता है एसआई गुने 100 बटा प्रिंसिपल गुने टाइम। क्लियर है, नेक्स्ट सवाल। बताइए देखिए सवाल है, वह सबसे बड़ी कौन सी संख्या है जिससे 209 और 347 में भाग देने पर क्रमशः 5 एवं 7 शेषफल बचता है।
जब भी देखिए बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो हमेशा एचसीएफ की बात कर रहा है। एचसीएफ समझते हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। एलसीएम की बात है तो क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर्स। यानी कि एचसीएफ का बात कर रहा है, कोई संख्या में अगर 209 है और 347 है, किसी संख्या से भाग देते हैं तो 5 एवं 7 शेषफल आता है। अगर ठीक है, कब आता है हमारा, जब हम किसी भी संख्या में डिवाइड करते हैं तो उससे फालतू बच जाए। जैसे कहने का मतलब है, हम आपसे बोले कि किसी संख्या में आप 32 से भाग दीजिए, ठीक है ना, 32 से भाग दीजिए तो आपका 2 जो है शेषफल बचता है। 3 से भाग देते 10 बार में तो हमारा कितना बार कटा, 30 बार में, यानी कि 2 जो है शेषफल बच रहा है। अगर 2 को हम इसमें से घटा लेते हैं, ठीक है ना, 2 को इसमें से घटा लेते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा पूरा हमारा वैल्यू कट जाएगा। तो वही कहने का मतलब है कि अभिष्ट संख्या पे देखा जाए तो हमारा 5 एवं 7 जो है शेषफल बच रहा है वो हमारा फालतू है वैल्यू से। यानी कि 209 जो है पहला वैल्यू और दूसरा जो वैल्यू है हमारा 347 है। तो पहला में वैल्यू में कितना शेषफल बच रहा है, 5 बच रहा है, और दूसरा वैल्यू में 7 बच रहा है। अगर दोनों को माइनस कर देते हैं तो ये दोनों संख्या जो है अब किसी भी संख्या से कटे पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, रिमेन्यू को घटाइए तो यहाँ पे 204 आ जाएगा और यहाँ पे देखा जाए तो 340 आ जाएगा। ठीक है, अब 340 और 204 जो है यही दो जो संख्या आया, ये आप किसी भी संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है ना, तो बताइए यहाँ पे अब 204 और 340 का हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का सबसे शानदार तरीका, बच्चों वाला गुणनखंड नहीं करना है हमें, सीधा दोनों के बीच में अब डिफरेंस देखिए, सीधा दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए कितना का आएगा बताइए। यहाँ पे हो जाएगा 94 और 40, वैसे भी लेंथी हो जाएगा। तो 204 को देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए। सबसे बढ़िया एचसीएफ निकालने का तरीका डिफरेंस देखिए, 204 यहाँ पे 6 आ जाएगा और 13 यानी कि 3 1 136, कितना का डिफरेंस, 136। ठीक है, चलिए अब डिफरेंस जब 136 आ गया, अब इसको आसानी से आप गुणनखंड तोड़ लीजिए। ठीक है, दो को तोड़ने का जरूरत नहीं है, सीधा दोनों का डिफरेंस लीजिए। अब 136 का देखिए यहाँ पे तोड़ते हैं, दो बार में अगर देखा जाए तो 6 6 दुना के 12 और 8 दुना के 16, दो बार में 34, फिर दो बार में 17, यानी कि देख लिया यहाँ पे कितना आ गया फैक्टर इसका, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 17। अब बताइए, अब एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा हो। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। अब देखिए सबसे बड़ा संख्या कौन है इसमें, 17 है। 17 देखिए 204 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 204 को 17 काट रहा है और 340 को काट रहा है कि नहीं, देख लेते हैं यहाँ पे। 17 को अगर 204 से डिवाइड करें, 17 एकम 17 और 3 17 दुना का 34, चलिए वैल्यू कट रहा है। 340 तो साफ साफ दिख रहा है कट रहा है इस बार में। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब 17 जो है इसका एचसीएफ हो जाएगा, जो दोनों को डिवाइड करेगा, एचसीएफ। ठीक है, कितना आ जाएगा, 17। 17 जो है ऐसी संख्या है जो 204 को और 340 को दोनों को डिवाइड करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी4 बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बताइए। एकदम सिंपल सवाल था, बच्चा वाला सवाल था। आप सीधा क्या करा कि 5 और 7 शेषफल बच रहा है, यानी कि वैल्यू फालतू है, इसको घटा लेते हैं हम, दोनों जगह से घटा लिए तो यहाँ 204 आएगा, 240 आ गया। अब चाहे तो दोनों को आप निकाल सकते हैं अलग मेथड से, एचसीएफ जैसे बनाना निकाल सकते हैं आप, लेकिन हमारा हमारा कॉन्सेप्ट यही रहता है एचसीएफ निकालने का सबसे दमदार तरीका कि दोनों का डिफरेंस देखिए 136 आया, अब 136 का गुणनखंड तोड़िए तो ये 2 गुने 2 गुने 2 गुने 17। अब 17 देख लीजिए कि दोनों से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा ही है। इससे का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, जो सबसे बड़ा हो और दोनों को काट सके। ठीक है, यानी कि 17 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल आपके बीच, चलिए बनाइएगा। सवाल है, एक सेकेंड, साउंड प्रॉब्लम था।
क्षमा चाहेंगे, देखिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर के एक ढक्कन सहित बॉक्स के निर्माण के लिए आवश्यक कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल क्या है। कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल से पूछ रहा है, बढ़िया सवाल है। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग है। तो आप पकड़ सकते हैं इससे कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग है, तो घनाकार की तो बात हो ही नहीं सकता है, क्योंकि घन का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम सोच सकते हैं यहाँ पे घनाभ की बात कर रहा है। ठीक है ना, ऐसे भी कार्डबोर्ड रहे, चाहे क्या बोलते हैं बक्सा देखे होंगे, बक्सा रहे, तो सब घनाकारे होता है। अब घनाभाकार क्यों नहीं हो भाई, क्योंकि यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब अलग अलग दिया हुआ है। अगर घन की बात करता तो सिर्फ एक भुजा देता, क्योंकि घन का क्षेत्रफल निकालना हो चाहे आयतन निकालना हो, सीधा एक पे ही निकलता है, कोई एक भुजा पे निकलता है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, अलग अलग दिया हुआ है। यानी कि लंबाई कितना है, लंबाई हमारा है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमारा है 15 सेंटीमीटर, और जो है हमारा हाइट जो है मान लीजिए 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यही है ना। लंबाई जो हमारा 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है हमारा 15 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई जो है हमारा कितना है, 8 सेंटीमीटर। अब बताइए हमसे पूछ क्या रहा है, कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल। तो कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल मेरे भाई क्या हो जाएगा बताइए, कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल, कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल बराबर कह सकते हैं क्या हम कि ढक्कन सहित बॉक्स के क्षेत्रफल। कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल बराबर ढक्कन सहित बॉक्स का क्षेत्रफल। तो ढक्कन सहित बॉक्स का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल के बात कर रहा है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का। तो कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हो जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं घनाभ का 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। आप याद किए होंगे, बताइए बचपन में पढ़ते होंगे जब, तो क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। यहाँ तक क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पे बताइए। बॉक्स का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आराम से वैल्यू का पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 2 इंटू एल कितना है 10 है 15, सीधा 15 में 10 से गुना कीजिए 150, प्लस बी एच 15 अठे कितना है 15 अठे ना, हाँ 15 अठे 120, प्लस एल एच यानी कि 10 और 8 80, बराबर 2 गुने अब 150, और यहाँ पे 120 और 80 300, 300 150 350, 150 हो गया यहाँ पे, और 120 और 80 200, यानी कि 200 150 350, और 350 में 2 से गुना करेंगे तो 700 सेंटीमीटर जो है स्क्वायर आएगा हमारा, क्योंकि घनाभाकार कुल पृष्ठीय क्षेत्र की बात कर रहा है। 700 सेंटीमीटर स्क्वायर खाने का मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट सवाल। चलिए बताइए, ये छोटा छोटा एक एक सवाल आपके लिए बहुत डिफिकल्ट बना सकता है, इसलिए सेट का कोई भी सवाल रहे, चाहे बहुत बड़ा लेंथी रहे चाहे बहुत बड़ा शॉर्ट रहे, सभी को आप सोल्व करने का समझिए जिम्मेवारी ले लीजिए। देखिए यहाँ पे सवाल है, 30 व्यक्ति एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, इस काम को 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, कोई व्यक्ति कितना ही व्यक्ति रहे 20 या 30, कितना 30 व्यक्ति है, उनका एफिशिएंसी इस तरह का है, कार्य क्षमता इस प्रकार का है कि वह उस कार्य को 24 दिन में पूरा करना है। ठीक है, 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। कोई ठेकेदार आया, वो बोला कि हमको काम को पूरा 20 दिन में चाहिए, किसी भी हालत में चाहे कितना आदमी की संख्या बढ़ा लो। ठीक है ना, ठेकेदार कह रहा है क्या कि हमको काम जो है 24 दिन में होना था, हमको 20 दिन में चाहिए, हमको जरूरी काम करना है 20 दिन में चाहिए। तो आप चाहे कितना भी आदमी की संख्या बढ़ा लो, वही बोल रहा है। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है कि सीधा फार्मूला पता है ना आपको, एम गुने डी M1 D1 H1 करके होता है, अब बटा वर्क W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। ऐसे W वर्क से वर्क कट जाता है, एक ही वर्क है। ठीक है ना, यानी कि कुल मिलाकर M1 D1 कह सकते हैं आप, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। ठीक है ना, M1 D1 इंटू बराबर M2 D2, बढ़िया है, इसी बता लीजिए आ जाएगा आंसर। देखिए 30 व्यक्ति था, मैन की संख्या 30 गुने और D1 कितना था, काम 24 दिन में, D1 D मीन्स डे होता है, I मीन्स मैन, खत्म। ठीक है ना, बराबर M2 कितना है, यानी कि हमें M2 निकालना है गुने, और D2 कितना है 20 दिन में। अब काटिए यहाँ पे, तो 20 से अगर काटते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म, और 2 से कितना बार में 12 बार में, यानी कि 12 तिहाई 36 बराबर M2। बताइए अब इस काम को
20 दिन में पूरा करने के लिए कितना आदमी की आवश्यकता पड़ेगी? 36 आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। तो बताइए 36 आंसर हो गया। 36 आपको दूर दूर तक नहीं दिख रहा है ऑप्शन में, तो कैसे होगा बताइए? यहाँ पे M2 देखे कि मेरे भाई कितना आदमी की आवश्यकता पड़ेगी? 36 आदमी की जरूरत पड़ेगी अगर काम को 20 दिन में पूरा करना है। तो 36 ऑप्शन में तो है ही नहीं है। तो यहीं पे दिमाग लगाने वाला बात है कि स्टूडेंट आंसर ला के गलती कर देते हैं। देखिए पहले आदमी की संख्या कितना था? 30 था। अब कितना चाहिए? 36। तो कहीं ना कहीं अब 6 आदमी की संख्या बढ़ाना होगा पहले से ज्यादा। आया बात समझ में? पहले 30 था, अब आदमी की संख्या कितना? 36, यानी कि 6 आदमी की संख्या बढ़ाना है। ठीक है ना? अब अतिरिक्त आदमी कितना चाहिए? तो 36 माइनस 30 पहले था, अभी 36 जरूरत है आदमी के। पहले आदमी 30 था, यानी कि 6 आदमी को अभी और बढ़ाने की हमें जरूरत है। यानी कि ऑप्शन नंबर D4 दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? बताइए दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। बताइए, कीजिए। CHSL का बहुत ही रिसेंटली एंड ट्रेंडिंग सवाल हाल ही में पूछा भी गया है। बताइए कितना होगा आंसर इसका? चलिए देखिए यहाँ पे बढ़िया सवाल है भी। एक व्यक्ति ने 1710 रुपये में 2 वस्तुएं बेचता है, दूसरे वस्तु को 25% लाभ पर तथा पहली वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो ज्ञात कीजिए कि उस व्यक्ति को कितने रुपए के लाभ अथवा हानि हुई। जितना हो सके इस क्वेश्चन को लैंग्वेज के अनुसार कंफ्यूज किया गया है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़िया सवाल है, तो बढ़िया तरीका से इसको हल करने का प्रयास कीजिए। कोई फालतू सवाल यहाँ पे नहीं कराया जा रहा है आपके बीच। अब जैसा जैसा सवाल पूछा गया है उसी हिसाब से प्रीवियस ईयर के रूप में यहाँ पे सेट किए हैं। ठीक है ना? देखिए आराम से समझिएगा बातों को, एकदम धीरे धीरे बातों को समझिए। एक व्यक्ति ने 1710 में 2 वस्तुएं बेची, दूसरे वस्तु को 25% लाभ पर तथा पहली वस्तु को 10% हानि पर। चलिए हम पहली वस्तु से उठाते हैं कि मेरे भाई पहले वस्तु को जब बेचता है, यहाँ CP मान लीजिए, यहाँ SP मान लीजिए। ठीक है, पहला वस्तु की अगर बात करें हम तो 10% की क्या बच रहा है? हानि बच रहा है, यानी कि 10 रुपया का सामान 1 रुपया का हानि पर 9 में बेचेगा। यहाँ तक दिक्कत है, क्योंकि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10। अब 1 का नुकसान पे कितना बेचेंगे? 9/10 में बेचेंगे। बताइए, ठीक है, समझ में आ गया? 10 से 9 में बेच रहा है। अब दूसरा वस्तु की बात करें, दूसरा वस्तु 25% के लाभ पर 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, यानी कि 4 के सामान कितना बेच रहा है? 5 में बेच रहा है। 4 के सामान 5 में बेच रहा है। ठीक है ना? 4 के सामान कितना बेच रहा है? 5 में बेच रहा है। क्या हो गया है भाई? 5 में, ठीक है ना? 4 के सामान 5 में बेच रहा है। ओहो, चलिए ठीक है, यहाँ तो दिक्कत है। पहला बार 10% का हानि पर, यानी कि 10 का सामान 9 में, दूसरा बार 25% के प्रॉफिट पे 4 से 5 में। ठीक है, अब क्या करना है हमें? ध्यान देने वाली बात क्या है कि यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, पहला वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि CP दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य यानी कि 5 के बराबर है, उसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। अब 2 से यहाँ गुना कर रहे हैं तो 2 से यहाँ भी करना होगा। तो कितना हो गया? यहाँ 10, नीचे 8 हो गया हमारा, यहाँ 9 हो गया, और यहाँ पे देखा जाए तो 10 हो गया। अब देखिए पहली वस्तु क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? बताइए, हो गया? हो गया ना मेरे भाई? चलिए अब यहाँ पे क्या करना है कि एक व्यक्ति 1710 में 2 वस्तुएं बेचता है। अब बताइए यहाँ दोनों वस्तु कितना बेच रहा है? 19 में बेच रहा है। ठीक है ना? 19 में बेच रहा है। ठीक, अब यहाँ खरीद कितना में रहा था? 18 रुपया में। ठीक है ना? 19 से बेच रहा है, कितना खरीद रहा है? 10 रुपये में। अब देखिए यहाँ पे 19 से बेच रहा है, लेकिन यहाँ कितना बेच रहा है? 1710 में, यानी कि 1710 हमारा जो है 19 का मान है, हमसे पूछ रहा है कि 18 का मान क्या पूछ रहा है? हाँ 18 का मान पूछ रहा है हमसे।
क्योंकि 18 का मान इसलिए निकाल रहे हैं ना कि हमारा सीपी निकलेगा तभी तो पता चलेगा प्रॉफिट कितना होगा। अब 19 नामा 71 से 90 बार में और 18 नामा 26 से, यानी कि 1260 आ गया, 1260 आ गया हमारा। ठीक, 90 बार में नहीं, देखिए यहाँ पे, यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखिए कंपेयर कीजिए इसको, सामान कितना बेच रहा है, 90 बेच रहा है, यहाँ सामान कितना बेच रहा है 171 रुपया में, यानी कि 171 रुपया में 171 10 है ना, 1710 है, कितना गुना, तो 90 गुना। ठीक है, 90 गुना होता है। अगर जब यहाँ जो देखा जाए हमारा एसपी कितना है, 90 गुना। अब देखिए फायदा कितना हो रहा है, 18 रुपये का सामान बाबू कितना बेच रहा था, 19 से बेच रहा है, कितना का प्रॉफिट, 1 रुपया का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी 1 रुपया का ना होकर के 90 गुना कितना हो जाएगा, 90 रुपया। ठीक है ना, 90 रुपया। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्लियर है। बहुत गर्मी का टाइम है मेरे भाई, थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए, हम लोग भी आप लिए मेहनत कर रहे हैं, इतना अच्छा से आपके लिए प्रीवियस ईयर के साथ आपके प्रैक्टिस सेट के निचोड़ बनाए हैं। ठीक है ना, तो आप लोग पढ़िए बढ़िया से मन लगा के। ठीक है ना, तो 90 जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल, एसएससी का दुलरुआ सवाल है एकदम। ठीक है ना, एसएससी का बहुत ही दुलरुआ सवाल, एक न एक पूछ ही देता है यहाँ पे आपसे। क्लियर, चलिए देखिए यहाँ पे सवाल है, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका बल्लेबाजी औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है, तो उसका वर्तमान औसत ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल है। इसको करने का 2-3 तरीका है, आप चाहे तो आराम से इसको कर सकते हैं शॉर्ट मेथड से भी, या चाहे तो इसको बेसिक्स भी कर सकते हैं। देखिए दोनों समझ लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि पूछा हुआ रिपीटेड सवाल है। जब बल्लेबाज जो है 17वीं पारी में 87 रन बनाता है ना, तो उसका बल्लेबाजी औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। उसका कोई औसत होगा पहले, और जब 17वां मैच खेला उसमें 87 रन मारा से 3 रन प्रति पारी समय सीधे बढ़ गया। ठीक है ना, 3 रन प्रति पारी बढ़ गया। देखिए मान लिए कि उसका रन जो है एक्स रन पर इनिंग है, मान लिया कि उसका जो रन रेट है एक्स रन पर इनिंग है। हम अगर बात करते हैं कि 17वीं पारी से पहले उसका 16वीं पारी होगा। ठीक है ना, 16वीं पारी, तो 16वीं पारी में एक्स रन पर पारी के हिसाब से 16वीं पारी तक कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ 16वीं पारी लिखिए और यहाँ 17वीं पारी। ठीक है, अब एक रन पर इनिंग है, यानी कि एक रन पर पारी के हिसाब से मारता है, तो 16 पारी में कितना रन, तो कोई बता देगा 16 एक्स रन। ठीक है ना, अब बताइए 16 एक्स रन मारा। अब 17वीं पारी में क्या है कि जैसे ही 87 रन बनाता है उसका 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है, यानी कि पहले एक्स था, अब कितना हो गया एक्स प्लस 3 रन प्रति इनिंग्स। ठीक है ना, एक्स प्लस 3 रन प्रति इनिंग्स। बताइए इतना तक दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक रन प्रति पारी 3 रन बढ़ रहा है, तो 17 पारी में कितना, तो 17 गुना न हो जाएगा। देखिए एक रन पर इनिंग्स है, तो 16 इनिंग में 16 एक्स रन, और 17वां इनिंग जैसी खेलता है ना वो, तो एक 3 रन से बढ़ जा रहा है, यानी कि पहले एक्स था, अब एक्स प्लस 3 रन, तो 17 मैच में 17 इंटू एक्स प्लस 3 रन। इतना दिक्कत है। और जैसे ही 16वीं पारी में 87 रन और इसमें ऐड करते हैं हम, तो दोनों 17वीं पारी बन जाता है, ये भी 17वां पारी, ये भी 17वां पारी, तो दोनों बराबर हो जाएगा। बताइए, बस 2 लाइन समझने की बात है। उसके बाद शॉर्ट अप्रोच बताएंगे। देखिए मान लिए कि एक रन पर इनिंग के हिसाब से मार रहा है, तो 16वीं पारी में 16 पारी में 16 एक्स रन, 16 एक्स रन, और 17वीं पारी में एक्स प्लस 3 रन। ठीक है ना, 17वीं पारी में लिख लीजिए एक्स प्लस 3 रन, तो 17 पारी में 17 इंटू एक्स प्लस 3 रन। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि जैसे ही 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, मान लीजिए कि 16वीं पारी अब एक 17वीं पारी में 87 रन, तो 16 पारी अब एक 17वीं पारी, तो टोटल 17वीं पारी हो गया ना। यहाँ पे एक पारी लास्ट वाला 17वीं पारी है, पहले 16 पारी था, तो 16 अब एक 17 पारी यहाँ भी हो गया और 17 पारी यहाँ भी हो गया, तो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। दिक्कत है यहाँ तक बताइए किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। तो 16 एक्स प्लस 87 इजकल टू 17 एक्स प्लस 51। एक्स घटाएंगे तो एक्स बराबर 87 में से 51 गया 6, अब 8 में से 5 गया 3, अब एक्स बराबर कितना आ गया 36। एक्स बराबर 36 आ गया, एक्स बराबर 36, यानी कि अभी जो पहले रन रेट था वो 36 था, और अब पूछ रहा है क्या
कि 17वीं पारी के बाद बताइए कि उसका रन रेट कितना हो जाएगा। तो 17वीं पारी के बाद कितना था, x + 3 यानी कि 36 + 3 हमारा कितना आ जाएगा, 39 रन पर इनिंग। यही हमारा एवरेज अभी औसत होगा वर्तमान का, यानी कि 39 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ढेर स्टूडेंट क्या करते हैं कि 36 आंसर मार के आ जाते हैं, जो बिल्कुल गलत आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी हम 16वीं पारी का पहले x रन था ना, तो चलिए 36 आ गया मान लिए, लेकिन पूछ रहा है क्या कि वर्तमान बताइए। पहले क्या पूछता तो 36 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या अब का बताइए, यानी कि x + 3 अब 17वीं पारी का है। ठीक है ना, तो x + 3 यानी कि 36 + 3 39। आगे बताइए कितना आंसर होगा बताइए। देखिए 500 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। ठीक है ना, 500 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का दूसरे भाग से अनुपात 3 है। बताइएगा, पहले भाग से दूसरे भाग का अनुपात 5:3 है। अब 500 को विभाजित करना है दो भागों में, कितना होगा आंसर बताइएगा। देखिए 500 को दो भाग में बांटिए, चलिए 500 लिख लिए हम। यहाँ मान लीजिए पहला भाग, यहाँ मान लीजिए दूसरा भाग। ठीक है, पहला भाग दूसरा भाग। अब 5:3 में बांटना है, 5:3 में हमें बांटना है। कभी भी अब पहला भाग निकालना है तो पहला भाग के लिए क्या करना है कि 500 गुने किसका निकालना है, पहला भाग यानी कि 5 का निकालना है, और बट्टा में दोनों का योग 8। ये हमारा पहला भाग आ जाएगा। दूसरा भाग निकालेंगे तो क्या करेंगे कि 500 गुने दूसरा भाग कितना है 3 है, तो 3 और गुने दोनों का टोटल 8। बस यही कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे, कोई डिफिकल्ट चीज़ यहाँ पे नहीं है, बहुत ही आसान सवाल था। बस क्या करना है कि जिस संख्या का पूछ रहा है उसको ऊपर रखना है, और जो हमें निकालना है सीधे दोनों को नीचे भाग में क्या करना है, दोनों का जोड़ देना है। दोनों का जोड़ 8 होता है, दोनों जगह 8 लिख दिए। अब 500 का टुकड़ा करना है, पहले 5 का निकालना था तो 5 से गुना, दूसरा का बार 3 से निकालना था 3 से गुना। अब काटिए यहाँ पे 8 से अगर काटते हैं तो कितना बार में काटेगा, 4 दूना के 8, और 4 से काटेंगे उसको, 4 से कट जाएगा, कोई लास्ट में दो दो डिजिट है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 100 पर चौक 48 और 5 चौका 20, 125, यानी कि 125 गुने 5 करेंगे तो 50 25 की 5 हाथ में 2, 12 5 60 और 2 62 बट्टा 2। ठीक, यहाँ करेंगे तो उतने बार में कटेगा 125 बार में, और नीचे 2 रह जाएगा, यानी कि 125 तिहाई 375 बट्टा 2। अब डिवाइड कीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको 2 से काटिएगा तो कितना बार में 31 दूना के 62 और 2 दूना के 4.5, 312.5। इसको काटिएगा, पूरा काटने का जरूरत नहीं है, 312 पॉइंट जिसमें दिख जाए यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोनों काटने की जरूरत नहीं है, झूठ आप टाइम टेकन नहीं कीजिए, जितना हो सके सवाल को जल्दी कीजिए, क्योंकि दोनों काटने में टाइम आपका चला जाएगा। 312 वाला सीधा ऑप्शन देखिए और आंसर मारिए, क्योंकि दोनों का टोटल हमारा क्या आना चाहिए, 500 आना चाहिए, क्योंकि 500 को दो भाग में बांटे हैं तो दोनों निकालने का कोई जरूरत नहीं है। सीधा जिसको निकालना है उसको गुना और नीचे जोड़ के लिख देना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है, बताइए। अब जितना बेसिक सवाल दिख रहा है इसी में लोग गलती करते हैं, गलती होता ही होता है। जैसे का के वैल्यू यहाँ पे आ गया का वाला, तो यहाँ पे मैटर थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है ना, बताइए कि पहले किसका क्रिया करें किसका नहीं करें, है ना। चलिए बताइए कितना होगा। देखिए यहाँ पे 4/7, 4/7 का मीन्स सीधा गुना लिखिए 8/9। अब डिवाइड है, इसको जैसे बदलेंगे तो क्या होगा, ये पलट जाएगा, यानी कि 7/8 हो जाएगा। फिर का मीन्स गुना है ना, गुना 180 का 1/9। ठीक है, अब यहाँ पे 7 से 7 कटेगा, 8 से 8 कटेगा। ठीक है,
यानी कि 4/9 गुने 180 गुने 1/9 काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 9 दूना के 18, 20 बार में, और 20 चौका 80, 80/9 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया सवाल था, छोटा सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था। 80/9 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया है, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट, ये बहुत बढ़िया सवाल, एक लाइन का बहुत बढ़िया सवाल। अब जिसको पता ही नहीं होगा कि आभास संख्या क्या होता है, उनके लिए मन समझिए कि बहुत बड़ा सवाल दिखने वाला है। ठीक है, कोई बड़ा सवाल नहीं है। प्रथम 10 आभास संख्याओं का औसत क्या होगा। अब जिनको पता नहीं है आभास संख्या क्या होता है, तो उनको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। आभास संख्या वही होता है जो खुद से और एक से कटे, ठीक है ना, जो अपने आप से या एक से कटे, जिसका कोई दो फैक्टर नहीं किया जा सकता है, कोई भी टुकड़ा नहीं हो सकता है, उसे आभास संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी संख्या आभास संख्या कौन है बताइए, सबसे छोटी आभास संख्या कौन है बताइए, 2 होता है, ठीक है ना, 2 होता है। 2 ही ऐसा इकलौता जो हमारा आभास संख्या है, जो सम भी होता है, सबसे छोटा भी होता है और अभाज्य भी होता है। चलिए 2 हो गया पहला। दूसरा अगर बात करें 3, 5, 7, 9 होगा, 9 नहीं होगा, उसको 2 3 फैक्टर हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा। 9 11 होगा, 13 होगा, 15 नहीं होगा, 17 होगा, 19 होगा, 21 भी नहीं होगा, 23 होगा, ठीक है ना। देख लीजिए कि वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और लिख लीजिए, आपका 25 होगा, नहीं होगा। 23 के बाद सीधे 27 होगा। यही हमारा जो है क्या आ गया, आभास संख्या टोटल आ गया। बताइए प्रथम 10 आभास संख्या यहाँ पे दिख रहा है आपको, बताइए प्रथम 10 आभास संख्या आपको दिख रहा होगा। तो बताइए इसको अगर जोड़ते हैं हम, औसत निकालने का तरीका है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सॉरी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ों का योग करेंगे तो कितना आएगा बताइए, जोड़ लीजिए यहाँ पे 13 17 30 दे देगा हमारा 30, और यहाँ पे 3 2 5 5 10, 10 यहाँ से आ गया, 11 7 18, 18 यहाँ से आ गया, ठीक, और 19 से 3 हो जाएगा आपका 42, ठीक है ना, 42 आ जाएगा। अब जोड़ दिए सभी को, जोड़ते हैं हमारा तो आ जाएगा आपका 27 10 37, 37 और 18, 37 18 हो जाएगा 55, 55 और 30 85, 85 और 40 आपका हो जाएगा 112, 85 और 40 कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा, सॉरी 85 और 40 कितना हो जाएगा 122। बढ़िया जोड़ लेते हैं, देखिए यहाँ पे 3 2 5 5 10, 10 7 17, 17 और 11 28, 28 और 13, 28 10 38 और 3 41, 41 10 51 और 7 58, 58 और 20, 58 20 78, 78 और 22 कितना हो जाएगा 78 22, 78 2 80 और 20 100 और 127, टोटल हमारा कितना आ गया 127, 127। और संख्या के गो है 10 गो है, क्योंकि 10 संख्या की बात कर रहा है तो 10 से भाग दे देंगे, यानी कि 12.7 जो है आपका यही एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहीं गलती कर रहे हैं क्या, एक सेकेंड देख लीजिए यहाँ पे 27 तक है, ओह 27 था ना, हम 25 को जोड़े हैं, यानी कि 129 होगा यहाँ पे, आप जोड़ लीजिएगा बढ़िया से, 29 होगा 129, यानी कि 12.9 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। 129 जोड़ के देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा। प्रथम 10 आभास संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 129, और बट्टा में 10 संख्या का पूछ रहा है, निकालने का वही संख्या रूल है, आप निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल, दो लाइन का रेशियो का सवाल। दो संख्याओं का संगत अनुपात 7:16 है, ठीक है। यदि दूसरी संख्या 256 है तो पहली संख्या क्या होगा। कितना अनुपात है दो संख्याओं का, पहला दूसरा, 7:16 है, ठीक है ना, 7:16। अब यहाँ पे देखिएगा कि दूसरी संख्या 256 है, दूसरी संख्या 256 है, हमसे पहली संख्या पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। अब 16 पहली संख्या तो है कितना है 256 है, कितना गुना 16 गुना, तो 7 भी अपने आप में 16 गुना कितना हो जाएगा 16 बलोत्रा से 112, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्र 2 लाइन का सवाल था। आखिरी और लास्ट सवाल आपके बीच, आज का सीरीज का लास्ट सवाल है,
देखिएगा, बहुत सिंपल सवाल बोर्ड मास का। चलिए देखिए यहाँ पे 31 भागा 3 गुने 15, बहुत बढ़िया सवाल, छोटा सवाल बहुत बढ़िया सवाल। सिर्फ क्या करना है, 31 भागा 3 गुने 15, ठीक है ना। अब 31 भागा मीन्स यानी कि 3 चल जाएगा डिवाइड में गुने 15। अब इसको करेंगे कितना बार, 5 बार कटेगा, 5 चिकम 5 पचती 15, 155, यानी कि ऑप्शन नंबर डी फॉर डेली इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो आज का सेशन आपका टोटल हम कर दिए, आपके बीच रख दिए जितना सवाल था। तो उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा वीडियो आपको, और अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक तो करना ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, और आपके जितना दोस्त यार है सबके पास फर्स्ट वीडियो था आप शेयर कर दीजिएगा। आज से आपका CHSL का जो है टारगेट बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यानी कि टेस्ट सीरीज कहने का मतलब प्रैक्टिस सेट चलेगा, मॉक टेस्ट के रूप में हर एक चैप्टर से आपको मिलेगा, क्योंकि जैसे सवाल पूछता है उस टाइप से सवाल यहाँ सेट होता है, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, बढ़िया से रहिए, बढ़िया से पढ़िए, ठीक है।